चलिए झारखंडी जोहार के साथ शुरुआत कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट है और ये कमलेश का पॉडकास्ट है। आपके बीच हमेशा आऊंगा और कोशिश ये होगी कि ऐसे लोगों के साथ बात करूं, ऐसे लोगों की कहानियों को आप तक पहुंचाऊं जो हमारे और आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं सकारात्मक तौर पे। और देखिए ये जो जिंदगी है ना बहुत ही खूबसूरत है और इसके अलग अलग क्षेत्र है। उन क्षेत्र में हमें जाना है, उन्हें समझना है, उन्हें पहचानना है। और जब अपने झारखंड की बात करते हैं, अपने मिट्टी की बात करते हैं, तो याद रखिएगा हमारे सूरवीरों की कमी नहीं है जिन्होंने अपने प्रतिभा से, अपनी मेहनत से अलग पहचान बनाई है। और वो तमाम लोग जो एक समाज के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हैं, वो होंगे कमलेश के पॉडकास्ट का हमेशा एक हिस्सा। शुरुआत आज से कर रहे हैं और जब शुरुआत कर रहे हैं तो बात शिक्षा की करेंगे। शिक्षा वो हथियार है जो हर जगह हमें जीत की तरफ ले जाता है। शिक्षा ही वो हथियार है जो हमें हंसना, हमें मुस्कुराना, समाज में खड़े होना, अपने संस्कृति को जानना और अपने लिए लड़ना सिखाता है। आज पॉडकास्ट में हमारे साथ राजेश पिल्लई होंगे जो कैरली स्कूल रांची के प्रिंसिपल है। इनकी जर्नी भी बहुत खास है। खास इसलिए है कि बचपन में राजेश पिल्लई जिस तरीके से अपनी जिंदगी को बिता रहे थे, जो सोच थी उसके विपरीत आज वो एक शिक्षक है। राजेश पिल्लई आर्मी में जाना चाहते थे और आज कैरली स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। इस जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे। राजेश पिल्लई से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो ये आज के विद्यार्थियों के लिए कैसे सहायक होगा। हम राजेश पिल्लई से ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो ये एक समाज, एक वर्ग की बात करता है। फिर आज क्यों समाज में शिक्षा लोगों के बीच में एक ऐसा दूरी ला रहा है? आज क्यों समाज में सब कुछ होते हुए भी हमें ऐसा महसूस होता है कि ये बेहतर है और ये नहीं? बहुत सारे सवाल और उनकी जिंदगी के अनछुए पलों को भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजेश पिल्लई हैं। सर, कमलेश के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, और आपका भी कैरली स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और जब मैं ये बता रहा था कि आप आर्मी में जाना चाहते थे जी, तो ये इसी से शुरुआत करते हैं। कैसे ये सफर कैसे है? आर्मी में जाने वाला बच्चा आज एक इतने बड़े चेयर, एक इतने बड़े जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे। आर्मी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और उस वक्त जब मैं पढ़ रहा था, स्कूल में था, स्कूल से फिर कॉलेज गया, हमेशा ये एक इच्छा थी कि मुझे वो पोशाक पहनना था। सबसे पहला जो आकर्षण था वो यूनिफॉर्म का ही था। हमारे अंदर वो ऐसा नहीं था कि देशभक्ति की भावना जग गई हो और हम लड़ने जाना चाहते हैं, ऐसे कुछ नहीं थी। लेकिन वहां की दो चीजें जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी, एक तो वो यूनिफॉर्म और दूसरा उनके अंदर का अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर गौर से करेंगे तो उनकी डिसिप्लिन गेट से लेके अंदर तक दिखती है। अगर गेट में भी अगर कोई गार्ड खड़ा है तो उसको ऊपर से नीचे अगर आप देखेंगे तो वो एकदम परफेक्ट रहता है। भले वो ऑफिसर्स का निर्देश हो, उनकी ये हो, लेकिन वहां पर ये बहुत फॉलो करते हैं और वो बहुत मुझे आकर्षित करती थी। तो मुझे लगा कि कभी ना कभी मुझे भी ऐसा यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। मैंने कोशिश की, लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आर्मी में आप जाना चाहते तो वो आर्मी वाला लुक वैसे ही मॉन्स्टर आपने रखे हुए हैं कि एकदम चलो आर्मी में ना सही लेकिन उस गेटअप के साथ रहे? कभी कहीं ना कहीं छाप तो छूट जाती है। कभी ऐसा फील होता है जब आप स्कूल से घर जाते हैं और अपने कमरे में होते हैं और बाकी आपका वो कवर्ड रहता है, तो आपको लगता है कि नहीं ये छूट गया? ऐसा कुछ फील होता है? आप महसूस करते हैं या अब आप सेटिस्फाइड हैं कि जो उस वक्त की सोच थी और आप अभी जहाँ पे हैं आप सेटिस्फाइड? एक बड़ा पॉपुलर कहावत है, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। तो मैं तो आज के डेट में भगवान का बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ, मेरी इच्छा थी, मैं बन नहीं पाया। शायद भगवान की इच्छा थी कि मैं इस रास्ते पे आऊं और आज मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरे बच्चे सेना में जा रहे हैं। मेरे बच्चे ना सिर्फ सेना में जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में जा रहा है और मैं उसका एक स्रोत, एक माध्यम बन रहा हूँ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो मैं भूल गया उसको, अब मैं यही सोचता हूँ और जीता हूँ। नहीं, जब हम अपने देश के आर्मी की बात करते हैं तो वो एक
वो आर्मी का नाम लेते ही एक प्राउड फील होता है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। खुद में लगता है कि हाँ हम अपने देश की बात कर रहे हैं। तो चलिए कहीं ना कहीं तो एक एक देश, माध्यम। हाँ जी। राजेश पिल्लई सर, मैं ये नहीं समझ पाया, आपसे जब बात होती है तो वो साउथ का जो टच है और आप अ, पिल्लई लिखते हैं, जी तो ये साउथ वाले पिल्लई झारखंड में, झारखंड के स्कूल के चेयर में बैठे हैं। हालांकि ये मलयाली एसोसिएशन इसको ऑपरेट जी करता है। जी। ये मुझे नहीं समझ में आया कि आप साउथ पे रहे या आपका जो बचपन रहा, आपकी जो पढ़ाई रही वो झारखंड में हुई। कमलेश जी, मेरा जन्म स्थल केरला है और 1 वर्ष की आयु में मेरे माता पिता जो यहाँ ट्रांसफर हो गए, उनकी एक सरकारी नौकरी थी यहाँ पर। तो मेरा जो बचपन है वो रांची, हजारीबाग और रामगढ़ में बीता। मेरी सारी शिक्षा यहीं हुई है। मैंने 10th से आईसीएसई किया, सीबीएसई, मैं डीएवी प्रोडक्ट हूँ, डीएवी से मैंने +2 किया, सेंट कोलंबस से मैंने ग्रेजुएशन किया। सैन कोलंबस से। जी। और वो बचपन जो है यहीं गुजरा है, जवानी यहीं गुजरी है। तो मैं हमेशा लोगों को कहता है मैं केरल का कम और झारखंड का ज्यादा हूँ। मैं कल्चरली ज्यादा झारखंड से जुड़ा हूँ, क्योंकि बचपन यहाँ जो बोलते हैं ना, पैदा करने वाले से ज्यादा बड़ा पालने वाला होता है। तो झारखंड तो मेरे लिए वो स्टेट है जिसने मुझे पाला है। तो मम्मी पापा शुरू से यहीं रहे हैं? जी। जन्म आपका केरल। तो जाते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा अभी भी रूट्स वहीं है। अक्सर जाते हैं, छुट्टियों में जाते हैं, कभी जरूरत पड़े तो जाते हैं। अभी भी हमारा जुड़ाव। जी 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 जी। तो बीच में छुट्टियां मनाने आप लोग जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या सिमिलैरिटीज देखते हैं अगर झारखंड की बात करें? हालांकि अब तो झारखंड 2000 के बाद झारखंड हुआ, आप लोग जब आए वो बिहार ही था हमारा। हाँ। क्या सिमिलैरिटीज देखते हैं लोगों की सोच में, कल्चर में? क्या चीजें कॉमन पाते हैं? क्या आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं जब हम केरल की बात करते हैं और झारखंड की बात करते हैं? चूंकि मैं केरला में बहुत रहा नहीं, और छुट्टियां जो होती है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उससे ज्यादा तो आप रह नहीं पाते। तो आप वहां पर उस चीज को बहुत गहराई से समझ नहीं पाते हो। तो मैं कंपैरिजन के स्टेट में नहीं हूँ कि मैं कंपेयर करूँ दो स्टेट के बीच में। यहाँ का कल्चर है, अलग है, अपना है, और वहाँ का एक अलग तरीका है। तो दोनों में फर्क है, लेकिन इंसानियत हर जगह है। अभी मैं देख रहा हूँ झारखंड में जब पहले का स्थिति था, केरल को लोग बोलते हैं 100% लिटरेसी है, पढ़ाई में ध्यान देते हैं लोग, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छा काम करती है केरला का। वो मैंने भी देखा है, क्लोजली देखा है। जब भी छुट्टी होती है, जब हम जाते हैं, तो वहाँ के गवर्नमेंट स्ट्रक्चरल स्कूल्स बहुत अच्छा काम करते हैं। ये जो 100% वाली बात होती है, हमेशा हम लोग जब आंकड़े हम देखते हैं तो सबसे टॉप पे वो एजुकेशन में आता है। बहुत सालों से। ग्राउंड रियलिटी जब आप जाते हैं, आपको वो चीजें, क्योंकि कई बार हम लोग ये देखते हैं कि जो रिपोर्ट्स होते हैं, जो कागजों में होते हैं, जब आप जमीनी स्तर पे जाते नहीं होता है, वो ग्राउंड रियलिटी वैसी ही होती है। बिल्कुल है, ग्राउंड रियलिटी में है। कंपेयर टू अदर स्टेट्स, केरला इज वेरी प्रोग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन सिस्टम। मुझे आज भी याद है, बचपन में जब मैं जाता था, जो न्यूज़पेपर का जो कल्चर आप जो देखते हैं, न्यूज़पेपर, ऐसा कोई घर आपको नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो रिक्शा चलाने वाला भी है ना, उसके यहाँ भी एक न्यूज़पेपर जरूर आपको मिल जाएगा। ये मैंने अपने आंखों से देखी है। तो वो जो पढ़ने की ललक, जानने की ललक, वो है वहां पर। वो कल्चरली इनबिल्ट है, मिट्टी में है। हाँ जी। जैसे कि अगर वेस्ट बंगाल का बात करें तो सब कुछ करते हैं वो, लेकिन देखिएगा म्यूजिक का एक इनबिल्ट उनके अंदर रहता है। बच्चा या तो गाएगा या कुछ ना कुछ बजाएगा, वो वेस्ट बंगाल के कल्चर में एक इनबिल्ट है। उसी तरह से हमारे केरला में वो एक इनबिल्ट मैंने देखा है कि पढ़ाई की तरफ रुझान होती है, और एक कल्चर होता है कि लोग सब पढ़ रहे हैं, तो वो एक बचपन से आ जाता है। तो राजेश पिल्लई केरल के सॉन्ग सुनते हैं, वहाँ के रीजनल सॉन्ग सुनते हैं, या फिर झारखंडी सॉन्ग सुनते हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं? मैं ग्लोबल सॉन्ग सुनता हूँ, भारत का हर स्टेट का सुनता हूँ। बहुत आई एम ए वेरी गुड लिसनर। मैं बाहर के भी, वेस्टर्न भी सुनता हूँ। क्या ज्यादातर सुनना पसंद करते हैं? किस तरह का वक्त बिताते हैं म्यूजिक के साथ? क्लासिकल्स अच्छे लगते हैं, और अभी जो मॉडर्न आता है, मैं ना हर कोशिश ये करता हूँ कि मैं हर चीज सुनूं। उसके एक कारण ये होती है कि आई वांट टू कीप माई सेल्फ अपडेट, क्योंकि मैं जिसके साथ डील कर रहा हूँ वो मशीन नहीं है, और वो ग्रोन अप्स नहीं है, वो यंग है, बच्चे हैं।
तो मुझे बहुत जरूरी है एज ए प्रिंसिपल जानना कि इनको क्या पसंद है और ये आजकल क्या देख रहे हैं, ताकि कभी मैं ये भी बता सकूं कि नहीं ये नहीं अच्छा है और यही अच्छा है। So, तो इस वजह से मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं हर रेंज का एक हाँ, जानकारी रखूं। कैसे बैलेंस करते हैं आप कि अगर अभी के बच्चों की बात करें, बहुत मॉडर्न हो गए हैं, जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत तेजी से चल रहा है, चेंजेस बहुत तेजी से आ रहे हैं, और अगर एक दिन भी हम थोड़े से पीछे रह जाते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत बैक हो गए। तो ऐसे जनरेशन के साथ में खुद को आप कैसे एडजस्ट करते हैं? आप प्रिंसिपल हैं, आप इन सभी को हैंडल करना है, वो उतनी एनर्जी, लोग एक और दो बच्चों के एनर्जी से परेशान रहते हैं, आप तो हजारों एनर्जी को एक साथ लेके बैलेंस कैसे करते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक्चुअली जब बच्चे ज्यादा होते हैं ना तो मुझे लगता है कि मुझे और एनर्जी ज्यादा मिल रही है। अगर 5 बच्चे को एड्रेस कर रहे हैं तो मेरे एनर्जी लेवल आप देखना, और जब 50 बच्चे वहां बैठेंगे तो मेरी एनर्जी जब डबल हो जाती है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली एम्पलीफाई माई एनर्जी। और जहां तक उसको बैलेंस करने की बात है, आप जब सिस्टम से काम करना सीख जाते हैं तो आपके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। दूसरी बात है, इस स्कूल में सिर्फ प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल के साथ एक स्ट्रॉन्ग टीम जुड़ी हुई है, हाईली मोटिवेटेड टीम जुड़ी हुई है, और आपने एक पॉजिटिव एम्बियंस क्रिएट कर दिया है। अब आप जो भी काम बोलो सारा होगा और एक सिस्टम के तहत होगा। तो ये आपको डेवलप करना पड़ेगा, एंड इट्स नॉट अ वन डे जॉब, इट नीड्स टाइम एंड प्लानिंग। काम करते रहना, करते आपको ये भी समझना है कि वो उनका थॉट प्रोसेस क्या है और आपके थॉट प्रोसेस को कैसे वहां पे इनबिल्ट किया जाए। एग्जैक्टली। और आप कुछ इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो उनका कन्विक्शन ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें या तो वो मुझे कन्विंस करे या मैं उनको कन्विंस करूं, और जब एक पेज पर हम आ जाए तो फिर उसको एग्जीक्यूट करो। और एग्जीक्यूशन जो होती है वो टीम से ही होती है, लीडर तो सिर्फ सामने रहता है। अब राजेश पिल्लई क्या मानते हैं, क्योंकि जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं हम हमेशा कहते हैं कि जो राजेश सर, मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल रहता है, जब भी हम लोगों ने जो समझा और हमें जो बताया गया कि ये एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें एक जगह पे लाता है, बिल्कुल, और हमें वो ताकत देता है, एक समाज का निर्माण करता है। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एजुकेशन का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वो जो एक समाज के एक बच्चों को एक सोच क्रिएट करने की बात कर रहा है, उसमें डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है। जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम के हैं वो थोड़े सुपीरियर हैं, जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं वो खुद को थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं। ये जो गैप है मुझे लगता है कि वो फिट नहीं बैठ रहा है, उनकी सोच नहीं मिल रही है। वो एक कॉलोनी में जरूर है लेकिन वहां पे वो वाली फीलिंग्स है कि अरे मैं तो प्राइवेट से पढ़ा हूँ, मेरी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, और वो जो बच्चा है वो खुद को उनके बीच में थोड़ा सा, जो सरकारी स्कूल का बच्चा या हिंदी माध्यम का बच्चा थोड़ा डाउन हो जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये गैप है रियलिटी में? इसको नकारा नहीं जा सकता है, और इसका कारण बहुत हद तक ये है कि आप जहाँ शिक्षा के लिए जाते हैं एक विद्यालय में, वहाँ का एम्बियंस क्या है, वहाँ का माहौल क्या है, वो बहुत हद तक बच्चों को प्रभावित करता है। और जहाँ तक आप सुपीरियर और इन्फीरियर की बात करते हैं, मैंने ये नहीं मानता हूँ। हर बच्चे अच्छे हैं। जो बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में नहीं आ रहा, इंग्लिश नहीं पढ़ रहा, लेकिन उसमें काबिलियत है, लेकिन चूंकि वो जा रहा है ऐसे जगह पर जहाँ पर जो अभी आपके पास एक नॉर्मल होटल का भी ऑप्शन है, एक 5 स्टार का भी है, तो जहां जैसे जाएंगे आपको माहौल वहीं का मिलेगा। और हम इंसान में एक फितरत होती है कि एक आपने सुना होगा अडेप्टेबिलिटी, जहां जैसा जगह जाते हैं हम वहीं पर उस जैसा बन जाते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। तो एक बच्चे की यहाँ रिक्वायरमेंट है कि आप स्टेज पे खड़े होके 5 मिनट में स्पीच बोलो या ऐसे लिखो, सारे इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में ही करना है, एंड नेचुरली वो बच्चा ज्यादा बेहतर होगा बात करने में उस बच्चे से जो नहीं है इस माहौल में। तो कहीं ना कहीं इसको नकारा नहीं जा सकता कि गैप है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें आप चाहे एजुकेशन सिस्टम ले लो, चाहे आप इंडस्ट्रीज ले लो, आपके पास प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी है, आपके पास प्राइवेट स्कूल्स भी है और गवर्नमेंट स्कूल्स भी है। आप कंपेयर कर लो,
गवर्नमेंट का काम करने का तरीका, हम्म वो मैं अभी सवाल नहीं उठाना चाहता, और खुद हम्म और प्राइवेट स्कूल का एक स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, तो नेचुरली वहां की क्वालिटी पर बहुत अंतर पड़ जाती है। हम्म तो इसको ऊपर लेवल में मैं चाहता हूं कि सरकार को सोचना चाहिए। अगर आप जैसे बाहर चले जाओ यूएस में या कहीं और, वहां पर दो सेक्टर जो है वो प्योरली गवर्नमेंट देखती है, एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ। हम्म वो चूंकि जो टैक्स जो पेमेंट करते हैं उसी टैक्स से इनका होता है, नहीं तो हम और आप जैसे लोग वहां पर कभी भी मेडिकल या एजुकेशन नहीं कर सकते अगर अपने पॉकेट से देना पड़े। दिस इज प्योरली टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल दखल होना चाहिए, ज्यादा होना बिल्कुल। चाहिए। और मुझे बहुत खुशी होगी कि कल के डेट में अगर गवर्नमेंट आगे आके पूरे एजुकेशन सिस्टम को पूरा अपने अंडर ले ले और उस चीज को प्रमोट करे और एक यूनिफॉर्मिटी ला दे। दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा होगा थोड़ा मुश्किल लगता मुश्किल है। लगता मतलब हमेशा हम लोग एक बात करते हैं, एक प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो क्या ये पूरी तरीके से माने कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सरकार के दायरे से एकदम बाहर है, उनकी अपनी अपनी एक थ्योरी चलती है? वो तो होना ही है ना। आप देखो, हाँ, हमें ऐसा नहीं है कि कुछ एक सेमी एड स्कूल्स होते हैं या एडेड स्कूल्स होते हैं, उनको तो सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ मिलता है, हमें तो कुछ नहीं मिलता ऐसा। तो हम तो अलग ही हो गए ना। और हम एफिलिएटेड होते हैं, हाँ, हमें एनओसी सरकार ही देती है स्कूल चलाने का, उसके बाद फिर हम एफिलिएशन लेते हैं किसी बोर्ड से, चाहे हम आईसीएसई से ले या सीबीएसई से ले या बाहर के किसी बोर्ड से ले। तो एफिलिएशन के बाद उनके जो रूल्स एंड बायलॉज के अनुसार हम स्कूल चलाते हैं। तो इज इट पॉसिबल कि कोई एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो कि गवर्नमेंट जो है वो पूरा एजुकेशन सिस्टम, उसमें जितने भी यूनिवर्सिटीज आ रहे हैं, स्कूल्स आ रहे हैं, आइदर इट इज प्राइवेट और गवर्नमेंट, उसको कंप्लीट हैंड ओवर एक जगह से हो, चीजें एक तरीके से स्प्रेड हो, भले आपका इंफ्रा अलग हो, आपकी फीस स्ट्रक्चर अलग हो, बट बोर्ड एक हो जाए, हाँ, ऐसा उसको रेगुलेट किया जा सके, ताकि ये जो एक समाज पे हम जो फर्क देख रहे हैं इसको कम किया जा सके, पाया जा सके। बिल्कुल कम किया जा सकता है, और इसको एक अम्ब्रेला के अंदर भी लाया जा सकता है, बस पहल होनी चाहिए। मैं तो बहुत सकारात्मक पॉजिटिव हूँ इस बारे में कि अगर इसके बारे में सीरियसली एक डिस्कशन हो और प्लानिंग हो, तो एक अम्ब्रेला के अंदर सारी चीजों को लाया जा सकता है और एक यूनिफॉर्मिटी सेट की जा सकती है, और जैसा आपने कहा वो देश के लिए और देश के बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या आप ये मानते हैं कि चैलेंजेस अभी एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है स्कूल के सामने या आप लोग के सामने में, एक तो एजुकेशन सिस्टम तो चलिए ठीक है, उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, उस पर भी आपसे कुछ समझना चाहेंगे। दो चीजें जो मुझे समझ में आता है कि तो जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम हमेशा कल्चर की बात करते हैं, हम अपने ट्रेडिशन की बात करते हैं, हम अपने वैल्यूज की बात करते हैं, हम अपने देश अपने स्टेट की हिस्ट्री की बात करते हैं, इसमें एक लैकिंग नजर आता है कि बच्चे बुकिश तो है, बच्चे बोल तो जरूर रहे हैं, इंटरेक्ट तो कर रहे हैं, बट उनका वो जो बेस है, जो फील होना चाहिए, जो टच होना चाहिए, शायद उस टच से दूर है। जी एक जी सेकंड, एक बहुत कॉमन चीज है और जो सच है, सेक्स एजुकेशन। आप अभी के बच्चों को अब देखें, अभी के दौर के बच्चों को देखें, तो ऐसा आ रहा है कि मैच्योरिटी समय से पहले आ रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण इंटरनेट बना है। आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो गए हैं, जो नहीं देख रहा है वो भी देख रहा है, और अनफिल्टर्ड रिसोर्सेज हो गए, जो नहीं पढ़ रहा है वो भी पढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये दोनों चीजें क्या चैलेंजेस है स्कूल के लिए कि एक तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, या तो क्या खुलकर बात होनी चाहिए जो अभी भी नहीं हो रही है, सेक्स की हम जब बात करते हैं, क्या आज भी स्कूल इस चीज को फील करता है या फील कर रहा है कि नहीं, बच्चों के साथ कैसे हम बात करेंगे? आप इस पे आप क्या राय रखते हैं इस पे? अभी जहाँ तक स्कूल्स का बात है, चाहे चूंकि मैं बैंगलोर भी में रहा हूँ 11 साल, वहाँ के स्कूल्स को मैंने क्लोजली वॉच किया है। मैं बाहर भी था 5-6 साल, वहाँ भी इंडियन स्कूल में ही था, तो वहाँ के भी माहौल को वॉच किया है। और अभी रांची आने के बाद यहाँ के स्कूल्स को भी मैंने जो भी देखा है, अब ये चीज़ें नहीं रही। अब स्कूल्स में इसको बहुत पॉजिटिवली इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, चाहे सेक्स एजुकेशन की बात हो, सेक्स के बारे में बातचीत की बात हो, या फिर जैसे रिसेंटली हमारा जो एक सेशंस होता है गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग,
वो सेशंस कंटिन्यूसली होती है, काउंसलिंग्स होती है और लोग ओपन बात सकते हैं। आज बच्चे बहुत फ्रीली शेयर करते हैं टीचर्स के साथ। उसकी एक कमेटी भी बनाई जाती है जहां पर उनको बताया जाता है कि अगर किसी तरह का आपको इश्यूज है तो वो मिल सकते हैं। तो अब बहुत हद तक स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन और इस तरह के विषयों पर खुलकर बातचीत हो रही है। यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, बिल्कुल रांची में बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। बच्चों से बात हो रही है, बातचीत होती है, बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, खुल के बात करते हैं और दे आर मोर ओपन टू शेयर थिंग्स विद द टीचर्स एंड द स्पेशली असाइंड कमिटी। दे फील फ्री। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसकी चर्चा है? ये नहीं सिर्फ ये तो एनईपी तो अभी है, ये इससे पहले भी बहुत साल से सीबीएसई के करिकुलम में ये बिल्ड था कि इस तरह सारी चीजें को हमें स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करनी है। फिर जब आपने बात की कल्चरल डेवलपमेंट का, अभी एनईपी में बहुत वेरी फोर्सली दे हैव स्ट्रेस्ड ऑन दिस एस्पेक्ट कि हमें भारत है, भारत के बारे में बच्चे पहले तो भारत जान ले, फिर उसके बाद फिर बाहर जाने। ये नहीं कि सिर्फ हम बाहर ही पढ़ाए और अंदर का हमें कुछ पता ही नहीं है कि कश्मीर कहाँ है और कन्याकुमारी कहाँ है, या हमारे झारखंड का कल्चर क्या है, या फिर हमारे मध्य प्रदेश का कल्चर क्या है। अभी सीबीएसई का एक इनिशिएटिव है कि वो दो स्टेट को कंपैरेटिव स्टडी करवाते हैं। एक स्टेट है जम्मू कश्मीर और एक है केरला। अब बच्चे क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, वहां का कल्चर, वहां की वेशभूषा, वहां का खान पान और यहाँ का वेशभूषा, और वो दोनों को कंपेयर करते हैं एक ही देश में डाइवर्सिटी कैसी है। तो ये सारे करिकुलम में ऐड किया गया अभी। तो इस तरह की चीजें अब शुरू हो चुकी है। तो बहुत हद तक जो है सीबीएसई इस चीज को बहुत प्रोग्रेसिवली देख रहा है और बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने किया है जो अब आने वाले दिनों में भी उसका हमें दिखना शुरू करेगा। बहुत सीरियस बातें हो गई। मैं तो अभी जैसे सीरियस बातें हम कर रहे हैं, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं हमें लगता है कि नहीं वो थोड़ा सा हमें वैसे ही रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। तो राजेश पिल्ले ऐसे ही हमेशा अपने लाइफ में डिसिप्लिन में थोड़ा एंजॉय भी करते हैं, फिल्म भी जाते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय भी करते हैं। कैसे है राजेश पिल्ले अपने पर्सनल लाइफ में? मेरा पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, तो वहां तो खुल के ही रहते हैं और हम हमेशा ऐसे नहीं रह सकते। तो एक हर जगह का एक माहौल होता है, तो उसके अनुसार से हम अपने आप को ढाल लेते हैं। कैसे है पर्सनल लाइफ में? क्या किस सबका अपना नेचर होता है, राजेश पिल्ले का क्या नेचर है? हाँ, मैं बहुत सोशल नहीं हूँ मेरे ख्याल से। मुझे बहुत जगह ऐसे बहुत फ्रेंड बनाना है या किसी भी जगह ऐसे अनजान लोगों के बीच में जाने परहेज रखता हूँ, मुझे शुरू से नहीं रहा है। तो बहुत ये अच्छी बात नहीं है, एक्चुअली होना चाहिए लोगों को, लेकिन मैं बहुत लिमिटेड हूँ स्पेस में। राइवरी होती है क्या कि राजेश पिल्ले कैरली के प्रिंसिपल हैं, डीएवी के वो हैं, डीपीएस के ये थोड़ा चलता है क्या आप लोग में भी? नहीं, जैसा हम लोग देखते हैं बाकी जगह पे चलता है, वो आप लोग में भी चलता है? वो टशन होता है क्या? नहीं, वो एक्चुअली कुछ भी दिखता हो, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। जैसे हमारी सहोदया है यहाँ पर, दो सहोदया है हमारी, तो हम लोग सब मिलते रहते हैं, मीटिंग्स होती रहती है, आपस में बातचीत बिल्कुल होती है। हाँ, बिल्कुल। योर थिंग्स फ्रॉम द साइड ऑफ स्कूल दे शेयर 100%, एंड वी शेयर विद ईच अदर। कभी मुश्किल आती है तो हम किसी प्रिंसिपल को फोन किए कि सर ऐसा सिचुएशन है, क्या करना चाहिए, खुले से बताते हैं। मेरे पास फोन आते हैं जब भी किसी को कोई तरह की दिक्कत होती है। नो, इट इज वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट। यस, देखिए कंपटीशन होनी चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ कि मेरे बच्चे ज्यादा अच्छा करें, मेरे बच्चे ज्यादा करें। एकदम मैं आपको ओपनली बताता हूँ, एकदम मेरी एक दिली इच्छा हो कि मेरा स्कूल सबसे अच्छा हो, मेरे बच्चे सबसे अच्छा हो। दैट्स वन साइड ऑफ द स्टोरी। बट अनहेल्दी नहीं होगी, इट विल बी ए वेरी हेल्दी कॉम्पिटिशन। सहयोग भी है, लेकिन तब भी हम चाहेंगे कि चलो मेरा अच्छा हो। ये इस पर नहीं कि हम दूसरे को खराब करके आगे बढ़ने का अधिकार सबको है। हेल्दी कॉम्पिटिशन होना जरूरी है। अगर कुछ बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए, तो कॉम्पिटिशन चाहिए। हाँ, बिल्कुल। क्या राजेश, ये आम लोगों का सवाल है नॉर्मली जब हम लोग इस तरह की बातें करते हैं या पेरेंट्स बातें करते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स अपने रेपुटेशन को बनाने के लिए बच्चों पर एक्स्ट्रा दबाव बना रहा है, या इस तरह का एक माहौल क्रिएट नहीं, मेरा स्कूल बेहतर हो, इसका एक प्रेशर बच्चे फील करते हैं? यू फील सोशल प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है, पेरेंटल प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है, स्कूल से प्रेशर क्रिएट नहीं होता है। स्कूल में तो बच्चे को ईज किया जाता है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे जहां पर एक बच्चा आता है, बोलता है नहीं, मेरे पेरेंट्स ने ये मेरे एक्सपेक्टेशन है मैम,
लेकिन मुझसे नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पर मेरा काउंसलर बैठ के 1 घंटा उसे समझाता है कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा, मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगा, तुम्हें क्या इंटरेस्ट है? मुझे नाचना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, चलो तुम इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन में तुम भाग लो। तो आप देखो फर्क वहां पर, बच्चा प्रेशराइज हो रहा है। इट इज नॉट अ स्कूल, स्कूल इज एक्चुअली ए प्लेस वेयर दे ईज आउट। मैं हमेशा जब भी पेरेंट्स से मिलता हूँ ना, मैं एक बात बताता हूँ, बच्चा आपका है, पूरे दुनिया में आपसे अच्छा उस बच्चे को कोई नहीं जानना चाहिए। एज अ पेरेंट आई शुड नो माई चाइल्ड। अब नो माई चाइल्ड में नाम और पता नहीं, मेरा बच्चा किस में अच्छा है, क्या चाहता है, क्या चाहता है करना है, और हम उसको किस तरह से सपोर्ट कर सके ताकि उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो बनी रहे। और बाकी तो सब है ही। अब एक बच्चा जो साइंस में अगर उसकी रुचि नहीं है, क्या ये उसका दोष है? उसकी रुचि ह्यूमैनिटीज में है, उसको अच्छा हिस्ट्री लगता है, उसको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, उसको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, वो नहीं चाहता है पढ़ना मैथ साइंस। लेकिन पेरेंटल प्रेशर कैसे होता है, बेटा इंजीनियरिंग ही करना है। अब वो बच्चा कितना प्रेशर में जाता होगा, उसके बाद आप उसको सोने पे सुहागा, स्कूल खत्म होके सीधा दौड़ाते हैं कोचिंग्स। तो यू फील कि ये पेरेंट्स से ज्यादा प्रेशर है एंड सोसाइटी। क्या ये क्या क्यों ऐसा होता है? ये सवाल मेरा भी है, मैं भी समझना चाहता हूँ कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स की जब हम बात करते हैं, क्यों साल में या 2 साल में जो ड्रेसेस होते हैं, यूनिफॉर्म्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, फीस स्ट्रक्चर थोड़ा कॉस्टली होता है। क्या ये ऐसा नहीं फील होता है कि इसमें कई सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे भी होते हैं जो डिजर्व करते हैं कि वो इस जगह पे रहे, लेकिन इन चीज़ों की वजह से ये जो खर्च है, ये जो एक्सपेंसेस प्राइवेट स्कूल्स के हैं, उसको वो वहन नहीं कर पाते। तो ये इस पे भी थोड़ा प्राइवेट स्कूल्स को काम करना चाहिए। नहीं, हमारा जो भी बजटिंग होता है ना, एक्सपेंसेस तो बढ़ रहे हैं ना। जो हमारे यहाँ टीचर काम कर रहे हैं वो सैलरीड है, उनको सैलरी हमें ही देनी है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स है वो कहाँ से आएंगे, वो हमें ही करनी है। और जैसा मार्केट में रेट इन्फ्लेट होता है तो नेचुरली उसका असर तो इस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। समाज में क्या योगदान आप मानते हैं? कैरली में आप प्रिंसिपल हैं, किस तरीके से समाज में आप शिक्षा के माध्यम से अपना योगदान आप मुझे लगता है पिछले महीने में हमने 3 रैलियां निकाली होंगी। हमारे बच्चे यहाँ से बिरसा चौक गए हुए हैं, वहाँ पर हमने ड्रग्स के बारे में एक चेतना रैली निकाली थी। उससे पहले जब इलेक्शन का टाइम था, हमारे बच्चों ने जाके चौक पे, पूरे ट्रैफिक वाले चौक में हमने ब्लॉक करके वोट क्यों देना है इस पर एक नुक्कड़ नाटक की। इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स जो है हम टाइम पर करते रहते हैं। नॉट ओनली इनसाइड द स्कूल्स, वी टेक द चिल्ड्रन आउटसाइड ऑन रोड इन द सोसाइटी एंड आस्क देम टू डू इट। और बच्चे जो भी यहाँ स्कूल करते हैं, नेचुरली इट इज रीचिंग आउट टू द पेरेंट्स एंड द नेबरहुड ऑल्सो। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं। और फिर हमारी लास्ट ईयर की इनिशिएटिव थे, जब बच्चों ने पैसा जमा करके इन काइंड वी डोनेटेड टू आशा फाउंडेशन। दैट इज ऑल ऑन पेपर। सो एवरी ईयर एक हम प्रोग्राम करते हैं हर साल, जॉय ऑफ गिविंग। उसका हेडिंग ही हमने दिया है कि देने में जो खुशी होती है, तो हेडिंग इज जॉय ऑफ गिविंग। उसके अंतर्गत हम प्रोग्राम करते हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ हम कंट्रीब्यूट करके बच्चों से, फिर स्कूल की तरफ से उसको एक लमसम बना के वी कॉल द पीपल दोज हु आर इनटू such kind of activities and we donate money or in form of kinds. कितने आप खुश हैं आज आप जहाँ पे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप समाज को दे रहे हैं, कितना अच्छा लगता है? खुशी एक मुझे लगता है अंदर होती है। और जब आप ऐसा कुछ कार्य करते हैं जिससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम कुछ कर पा रहे हैं, तो खुशी बहुत होती है। और मैं बहुत खुश हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ आज, और मेरे से जुड़े हुए लोगों, जो भी शिक्षकगण है, विद्यार्थीगण है जो मेरे से जुड़े हुए हैं और वो खुश है, तो मुझे एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बहुत खुशी होती है, संतुष्ट हूँ। एक लास्ट मैसेज मैं चाहूँगा। मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, एक तो कि ये जो एक दूरी नजर आ रही है, जब हम शिक्षक की बात करें
विद्यार्थी की बात करें और फिर पेरेंट्स की बात करें, ये ट्रायंगल नजर आ रहा है। बिल्कुल। कैसे पटेगा ये? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो दिक्कत है, बिल्कुल। समाज के लिए दिक्कत है, हमारे राज्य के लिए दिक्कत है। ना बच्चे पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ना स्कूल पे चीजें को बहुत क्लियर कर रहे हैं, रख रहे हैं। कैसे खत्म होगा ये कैसे दूरी पटेगी? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, एंड इट इज अ वेरी ट्रू थिंग। आज के डेट में एक ग्रेड 9 का पेरेंट आता है मेरे से, द पर्सन इज ए इंजीनियर, नेचुरली आपने इंजीनियरिंग की है तो आपकी मैथ्स एंड साइंस अच्छी है। उसका कंप्लेन नहीं है कि सर मेरे से तो ये पढ़ना ही नहीं चाहता है, मेरे पास तो बैठता ही नहीं है। ठीक है, मैंने सुन लिया। मैंने पूछा कि जब ये LKG UKG 1 में था आप पढ़ाते थे? बोले नहीं सर उस समय कहाँ पढ़ाते थे। तो बोले कि आपको पढ़ाने की इच्छा कब से जागी? नहीं जब सर वो 9th में आ गया ना, नेक्स्ट ईयर बोर्ड है ना। हम बोले जो बच्चे को आपने शुरू से समय नहीं दिया, आप अचानक कैसे उम्मीद करते कि 9th में वो आपके पास बैठने लगेगा? आप टीचर नहीं, आप पेरेंट है। पेरेंट को पेरेंट की तरह रहना चाहिए, वो टीचर नहीं बन सकता है। अगर यही पेरेंट उस बच्चे को जब वो नर्सरी में एडमिशन कराया था उस समय से इनकी आदत होती, वो हर आधा घंटा 1 घंटा उस बच्चे को देता, तो वो 9th में भी वो बच्चा उनसे ही पढ़ता। लेकिन आवर एक्सपेक्टेशन इज वेरी डिफरेंट। वी नेवर थिंक अबाउट व्हाट द चाइल्ड इज थिंकिंग। बच्चा क्या सोच रहा है ये वो हम नहीं सोचते, हम अपनी सोच को थोपते हैं। अक्सर यही रूट कॉज है ये गैप का। दूसरी बात, अच्छा आपके पेरेंट्स का जनरेशन और आज के डेट में हमारा जनरेशन, फर्क है ना। हमारे माँ बाप का सोच अलग हुआ करती थी, आज हम कुछ दूसरे विस्तार से सोचते उस चीज को कि नहीं ऐसे भी किया जा सकता है। आपने जैसे बोला कि हमारे समय में करियर काउंसलिंग कुछ नहीं थी, आज के बच्चे को तो करियर काउंसलिंग हो रही है। पहले हम बैलगाड़ी में घूमते थे, फिर ट्रेन पे भी चढ़े, आज एयरप्लेन में भी चढ़ रहे, तो समय के साथ वो तो बदल रही है ना। क्यों नहीं आप आज बैलगाड़ी में चल रहे हो? फिजिबल लगेगा बैलगाड़ी में कि चलो नहीं हम बैलगाड़ी नहीं, ये समय से हम बढ़ते ही हैं एंड इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। तो व्हाई डोंट वी एक्सेप्ट अ चाइल्ड आल्सो कि ये अगला जनरेशन है, वो मेरी तरह नहीं सोचेगा, उसकी सोच अलग होगी, वो शायद मेरे से तेज होगा क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन बहुत है। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी अनफिल्टर्ड रहता है, वो अलग बात है। और उसकी सोच का दायरा बहुत चौड़ा है, हमारे तरह सीमित नहीं है। हम दूरदर्शन में थे, आज उसके पास 550 चैनल है। राइट। तो वो अलग होगा हमसे। ये जब वो फर्क समझ में आ जाए पेरेंट को, तो देखिएगा वो दूरी भी कम हो जाएगी। हम उसको 24 घंटा अगर ये बोले पढ़ो, और ये नहीं कभी पूछे बेटा क्या चल रहा है, किस गेम में इंटरेस्ट रखते हो, अभी कौन सा मैच चल रहा है, स्कोर क्या हुआ, इस तरह की बातें ना करके सिर्फ एक करे, तो वो बच्चा कभी भी आपसे अटैच नहीं फील करेगा। So you have to come into their shoes, and that is the main reason of this gap. थोड़ा फ्रेंडली, मैं उस प्रोसेस को मैं समझना है कि हम जहां तक सोच रहे हैं उससे ज्यादा वो बच्चा सोच रहा है। सोच, हाँ, तो हमें उस सोच के साथ चलना है, उसके तक वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। वहां तक पहुंच के उससे अगर जब बात करने लगे तो बच्चे को भी लगेगा कि हाँ रिलेट कर पा रहे हैं हम, मेरे फादर जो बोल रहे हैं, या फादर को ये एहसास दिलाना पड़े बच्चों को कि मैं समझ रहा तुम क्या बोलना चाह रहे हो। थोड़ा फ्रेंडली होने के जरूरी। टीचर्स के साथ में भी एक गैप नजर आता है? नहीं, टीचर्स के साथ ये गैप नहीं होता है क्योंकि टीचर्स एक रूटीन प्रोग्राम में हमेशा से उसी चीज को देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो वो गैप नहीं हो पाती। जो बच्चे जैसे एक बैच जाने के बाद नेक्स्ट बैच जो आ रहा है, तो दे नो द डिफरेंस ऑफ दैट एज ग्रुप। एक 14 साल का बच्चा कैसे सोचेगा और एक 16 साल का कैसे सोचेगा, ये मेरे टीचर्स को बहुत अच्छे तरह से पता है। ये स्कूल और पेरेंट्स के बीच में क्या वो एक पहले कभी कभी मैं ये समझना चाहता हूँ कि वो टशन रहता है क्या, कि स्कूल समझता है कि पेरेंट्स हमें कैसे बताएंगे कि हमें क्या पढ़ाना है, या पेरेंट्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट थोड़ा सा उस पर स्ट्रिक्ट होता है, काइंड ऑफ ये चीजें होती है। हम तो वेलकम करते हैं, पेरेंट्स तो चाहते हैं इन्वॉल्व हो, वो अपने सजेशंस देना चाहते हैं, तो स्कूल इज रेडी, वेरी मच रेडी। कई जगह पे ये टच मतलब वो रिएक्शन बहुत अच्छे हैं, स्कूल्स के नहीं आते हैं। ऐसी बात नहीं है,
जब भी जेन्युइन फीडबैक्स आते हैं ना, वी आर मोर देन हैप्पी एंड वी सेंड देम अ थैंक यू लेटर आल्सो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस फीडबैक। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक पेरेंट है यहाँ पर जो वो सेल में है, वो कंप्यूटर उनकी है, उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। ही केम विद अ प्रपोजल, सर आई वांट टू टीच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो मैं बोला आपको समय मिलेगा? बोला सर संडेज को। तो बोला संडेज को तो मैं बच्चे बुला नहीं पाऊंगा, इट्स अ हॉलिडे, इज इट पॉसिबल ऑन सैटरडेज? ही सेड दैट 2 सैटरडेज आई कैन कम। उनका शायद 2 सैटरडे हॉलिडे और 2 वर्किंग है, ऐसा कुछ है। मेरे यहाँ हमने सैटरडेज को स्किल बेस्ड क्लासेस रखे हैं, हर सैटरडेज को 6 to 8 के बच्चों को, उसमें एक स्किल बेस्ड है कोडिंग। मेरा तुरंत कनेक्ट किया एंड आई हैव टोल्ड सर 2 Saturdays फॉर यू, 1 hour प्लीज कम एंड टीच कोडिंग फॉर आवर चिल्ड्रन। He said, I don't want any money or not. It is his wish. He want to. हम तो बड़े खुश हुए इसमें, वेलकम करते हैं। इट्स अ सिनर्जी, एक सिनर्जी हुई ना। अगर पेरेंट्स हमसे जुड़े और पॉजिटिव चीजों के लिए जुड़े तो नथिंग इज बेटर देन दैट। वो तो हम एक फैमिली है। इंटेंशन पे बहुत डिपेंड करता है, कैसे किस इंटेंशन के साथ जा रहा है। intention आई थिंक जो पेरेंट्स हैं या जो स्कूल है, हम सभी को बहुत पॉजिटिवली सोचना चाहिए। और हो सकता है कि कभी कभी कुछ गैप आ जाते हैं, थॉट्स अलग होते हैं, लेकिन पॉजिटिव इनिशिएट करना है। मैं लास्ट जो क्वेश्चन है मैं अपने आज के पॉडकास्ट में आपके साथ लेना चाहूंगा। ये कितनी बड़ी चुनौती है स्कूल्स के लिए, शिक्षक के लिए, कि आज जहां वल्गैरिटी हर जगह पे है, आप फिल्म देखने जा रहे हैं वहां पे है, आप सोशल साइट्स में जा रहे हैं वहां पे है, आप यूट्यूब देख रहे हैं वहां पे है, आप फेसबुक देख रहे हैं वहां पे है, बाहर चीजें खुली हुई हैं। इन सब के बीच में बच्चों को मोरली मजबूत करना, बच्चों को स्ट्रिक्ट रखना और बच्चों को एक सही दिशा देना, ये कितनी बड़ी चुनौती स्कूल के लिए है। इट इज चैलेंजिंग सर्टेनली। जैसे मैंने कहा ना, इंफॉर्मेशन आर इजीली अवेलेबल। हर घर में नेटफ्लिक्स चल रहा है एंड देयर इज नो, वहां पर लॉक एंड की नहीं होती है। राइट। तो ये तो मानना पड़ेगा स्कूल को भी और सोसाइटी को भी और एज ए पेरेंट को भी कि ये सारे ओपन है, आप इनसे भाग नहीं सकते। संभव ही नहीं है। संभव ही। आप किससे बचेंगे? मोबाइल हमने तो भी स्कूल में बैन किया हुआ है कि बच्चे मोबाइल नहीं ले सकते, लेकिन मैं जानता हूं कि आप इसको मोबाइल से दूर भी नहीं कर सकते। ये जनरेशन मोबाइल है और रहेगा। और आगे कॉलेजेस में वो मोबाइल उनका हो सकता है किताब का भी ऑल्टरनेटिव हो जाए, कि बच्चे सारा डॉक्यूमेंट जो है वो मोबाइल में ही रखे हुए। इट इज गोइंग टू हैपन, सो यू कैन नॉट काइंड ऑफ डू अवे विद दैट, रोक नहीं सकते। चूज, वहीं पर मोरल एजुकेशन की बात आती है कि आप कितना, तो उसमें सिर्फ स्कूल करने से नहीं होगा। टीचर यहाँ बोल सकता है, सभी का रोल है। टीचर, पेरेंट एंड द होल सोसाइटी हैज टुगेदर, दे हैव टू काइंड ऑफ प्रोवाइड। और जो भी जो, अच्छा ये आप ऐसी फिल्में मत बनाओ, ये भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर भी वो कैटेगराइज है ना। 18 उसमें जो सेंसर बोर्ड है वो काम कर रही है। जो न्यूडिटी है, वल्गैरिटी है, उसमें बोलते हैं 18 साल से बच्चे का नीचे नहीं होना चाहिए। अब बच्चे घर में सारा चीज उनके पास है, आप टीवी ऑफ कर दो तो उनके मोबाइल में सारा चीज है ना, तो उसको रोक नहीं सकते। तो उसका यही एक कारण है कि अवेयरनेस अमंग द चिल्ड्रन एंड टॉकिंग अबाउट इट मोर एंड मोर। बहुत जरूरी है इसमें बातें करना और सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल है। जितना स्कूल निभाएगा, सोसाइटी को उतना ही निभाना है, पेरेंट्स को उतना ही निभाना है। आई थिंक तभी कुछ चेंज पॉसिबल है। क्योंकि वो तो देखेंगे जरूर, वो पढ़ेंगे जरूर। अब हमें ये बताना है कि जो पढ़ रहे हो क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल। जो पढ़े इसमें किस सही चीज को रखना है और किस चीज को छोड़ना है। बिल्कुल सही। इस समस्या का समाधान बातचीत है, ढेर सारी बातचीत। और बातचीत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट ये समझे कि मेरा बच्चा मेरे से बात क्यों नहीं करना चाह रहा है। फर्स्ट ही और शी शुड इंट्रोस्पेक्ट इट, द फादर एंड द मदर, कि आपके साथ वो क्लोजनेस क्यों नहीं है। अगर वो इंट्रोस्पेक्ट करे तो आई थिंक the gap will reduce and automatically the communication will start. यहाँ पे लगता है कि अब एक नई शुरुआत होनी चाहिए जहां पे स्कूल, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बाउंडेशन को और मजबूत किया जाए। वैसे एक्टिविटीज को ज्यादा फोकस किया जाए, पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट्स को भी बढ़ाया जाए, स्कूल भी इनिशिएट करे। बिल्कुल, ये इनिशिएटिव बहुत जरूरी है। हमें स्कूल, एज ए स्कूल, सिर्फ पीटीएम ही एक सोर्स नहीं होना चाहिए जब हम पेरेंट को बुला रहे हैं।
we have to think beyond parent teacher meeting. Right. PTM is एक formality सी लगती फॉर्मेलिटी है। है, और वो भी आप करते हैं कभी एग्जाम के बाद, एग्जाम के बाद ही डजंट मेक एनी, आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं, आप बस वो क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं, आंसर स्क्रिप्ट and दिखा आपका रहे बच्चा हैं। ऐसे किया ऐसा किया, मैं ओके थोड़ा सा ध्यान So- दीजिए, तो हम तो वहाँ कुछ शेयर कर नहीं पा रहे हैं बच्चों के बारे में। आई टोटली अग्री विथ यू। स्कूल को अब चाहिए कि पीटीएम के बियॉन्ड मीटिंग्स के बारे में सोचे पेरेंट में, अलग अलग विषयों पर। और एक प्रोग्राम है जो मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, उसको जो मैंने वर्ड यूज किया उसका नाम भी मैं दे रहा हूँ, सिनर्जी। सिनर्जी में हम एक वी आर गोइंग टू सेंड अ मेल अक्रॉस द पेरेंट्स कि आप किस तरह से स्कूल से जुड़ना चाहते हैं। For example, if you are a good photographer, you are a professional photographer and you want to come to school, हम वैसे क्लब्स बनाएंगे Okay. जहाँ पेरेंट्स वीकली आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बाउंडेशन नहीं होगा। You want to contribute anything to the school and children. You are a doctor, you want to come and give a session on health and hygiene in my school. In your free time, whenever you wish, आप मुझे लिखो, मैं आपको एक स्लॉट दूंगा जहां पर यू कैन कम। इन दैट वे आई एम क्रिएटिंग अनदर एंगल वेयर द चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन will feel that my father has come here and प्राउड either father or mother, they are all working nowadays with different expertise. Why can't they come to school? So ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं जहाँ हमारी सोच जो है बियॉन्ड नॉर्मल पीटीएम से जाएगी। तो इस तरह से हम जुड़ेंगे, बढ़िया नीड जुड़ेंगे। अभी के टाइम में ये जरूरी है, हम कुछ ऐसी चीजें करें जहाँ पे ये दूरियां खत्म हो जाए। राजेश पिल्लई, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इतनी अच्छी बातें की, एंड अच्छा लगा कि समाज को आप दे रहे हैं, और ऐसे ही शिक्षा का जो ये दीप है जलता रहे, और आप लोग कुछ नया करें। मैं दर्शकों की अपनी तरफ से, जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनकी तरफ से ये जरूर चाहूंगा कि प्राइवेट स्कूल्स आगे कुछ और ऐसे इनिशिएटिव्स ले कि ज्यादा से ज्यादा वैसे बच्चे जो गरीब तबके से आते हैं, जो निचले वर्ग से आते हैं, वो भी आपके साथ खड़े होकर आपके स्कूल में शिक्षा ग्रहण करें, समाज में बदलने का काम करें। पॉडकास्ट में आए, शामिल हुए, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। तो आज हमारे पॉडकास्ट विद कमलेश में राजेश पिल्लई थे, कैरली स्कूल रांची के प्रिंसिपल, आर्मी में जाना चाहते थे, प्रिंसिपल बन के सेवा कर रहे हैं, और ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं आज भी आर्मी उनके दिल में जिंदा है, और ये भी मानते हैं कि पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में और स्कूल के बीच में एक नई शुरुआत की जरूरत है। आप भी कदम जरूर बढ़ाएं और शिक्षा के इस दीप के इस लौ को और मजबूत बनाएं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ हाजिर होऊंगा। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना बहुत जरूरी है। जोहार।